आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये हुआ क्या है। फिजिक्स पढ़ाने की जगह मैं आंखों से रिलेटेड गाने गा रहा हूँ। अरे भाई, टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। क्या सर, क्या? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जिसकी हेल्प से हम इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोगों को प्यार होता है, जिसकी वजह से तकरार होती है। और कभी कभी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट भी आ जाते हैं। कभी हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती, कभी हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज एक्चुअली हम लोग सॉल्व भी करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं सर? चश्मे का इस्तेमाल करके। कौन कौन से लेंसेज लगाए जाते हैं? सर देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ रखा है कि दो टाइप के लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो वही दोनों लगाए जाते होंगे। अच्छा जी, अगर दूर का ना दिखे तो कौन सा? पास का ना दिखे तो कौन सा? अच्छा ये बताओ, रेनबो कैसे होता है? आ, अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर हमारा जो आसमान है वो लगभग लगभग रेडिश कलर का कैसे हो जाता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, अगर हम क्लास 10th की बात करें, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, है ना? तो ह्यूमन आई। चलिए लेट्स बिगिन। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, लवेंद्र अग्रवाल क्लासेस। तो क्यों ना हम लोग आज एंजॉय करें इस जर्नी को। आपको कुछ नहीं करना, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ और इस वेब सीरीज को एंजॉय करो। ह्यूमन आई आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो ह्यूमन आई जो है वो ह्यूमन बॉडी के आखिर किस पार्ट से रिलेटेड है ना? उसका इस्तेमाल करके हमने आखिर कौन सी डिवाइस बनाई है, ये अपन को बालकों आज समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो हाथ होता है, उस हाथ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बनाया है हैमर, है ना? जस्ट लाइक लेग, है ना? लेग से हम दौड़ सकते हैं, बट व्हील की हेल्प से हम और ज्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं, राइट? इन द सेम वे ब्रेन, ब्रेन की हेल्प से कौन सी डिवाइस बनी है? वेरी गुड, कंप्यूटर, है ना? सेम ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से इंस्पायर होकर हम लोगों ने बनाया है कैमरा, है ना? जिसकी हेल्प से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आप लोगों तक मैं इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस भेज पा रहा हूँ। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आप लोग इन वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों में शेयर भी कर रहे हो। तो लेट्स बिगिन विद ह्यूमन आई, है ना? तो ह्यूमन आई इज रियली अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना? दिखने में बहुत छोटी सी है, एक स्फेरिकल शेप की है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है ना मेरे दोस्तों, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट हैज सो मेनी पार्ट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना? तो डायमीटर लगभग लगभग 2.4 सेंटीमीटर की होती है। एक स्फेयर है, अगर मैं इसको आपको ऐसे बाहर निकाल कर दिखा पाऊँ आपको, तो इट वुड लुक लाइक अ स्फेरिकल बॉल, है ना? ऑब्वियसली मैं निकालने वाला नहीं हूँ, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कॉर्निया। अच्छा अच्छा, एक चीज रह गया, तो ये लगभग लगभग 2.4 सेंटीमीटर के अराउंड की इसकी डायमीटर रहती है। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो जैसे कि आप लोग इस पिक में देख पा रहे हो, हमारी जो आई है उसके ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग होती है ना? इसी को बोला जाता है कॉर्निया। ओके, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स बल्जिंग आउटवर्ड, है ना? तो ये एक वाइट कलर की थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होती है। अच्छा जी सर, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। रिफ्रैक्शन क्या होता था? जब लाइट की रेज बेंड हो जाती है। क्यों बेंड होती है? क्योंकि वो मीडियम चेंज करती है। तो मीडियम चेंज करने में बेंड क्यों होगी? क्योंकि लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। अच्छा जी, तो लाइट की रेस कुछ इस तरह से आई, लेट से एयर से, और अब वो हमारी लाइट के अंदर एंटर करेगी थ्रू कॉर्निया। तो वॉट एवर रिफ्रैक्शन वी फेस मेनली बिकॉज ऑफ दिस कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम क्या है? जितनी भी लाइट आई है उसको रिफ्रैक्ट कराओ, उसको रिफ्रैक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारी कॉर्निया बहन जी की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आइरिस, है ना? ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। आपको पता है ये ब्लू आईज क्यों होती है?
किसी की आईज ब्लैक, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लू, किसी किसी की तो ग्रीन भी होती है ना? क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस आइरिस पार्ट। ओके, तो ये आइरिस का जो कलर है वो एक्चुअल में हमारी आंखों का कलर होता है। मेनली ये ब्लैक या ब्राउन होता है, बट किसी किसी का अलग भी हो सकता है। सो बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। ओके, पुपिल, ये क्या होता है सर? अरे बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारी आंखों का जो एक ब्लैक सर्कल होता है ना, वो आप अगर किसी की आंखों को देखोगे, अपनी आंखों को भी देख सकते हो, तो आपको जो पार्ट दिखेगा ना मेरे बच्चों, वो होगा पुपिल। अच्छा जी, पुपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस। तो ये आइरिस के बिल्कुल सेंटर पर होता है। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। नाउ फंक्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का बाल को फंक्शन क्या है? तो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी, इस चीज को कौन हैंडल करेगा? तो हमारी आइरिस वाला पार्ट हैंडल करेगा। इम्पार्ट कलर ऑफ द आई, ये तो मैंने आपको बताया था, है ना? ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये हैं आइरिस की वजह से, तुरुरु तुरुरु। अच्छा जी, रेगुलेट कैसे करती है सर कलर को? बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो लेट्स से इन ब्राइट लाइट, जैसे कि मान लो आप गर्मियों के दिनों में घूमने निकल गए, है ना? तो उस समय आपकी जो आईज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब वो अपने साइज को छोटा कर लेगी। क्यों? ताकि ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर ना जा पाए और आपकी आईज डैमेज ना हो। अच्छा जी, हाँ जी। इसी तरह से जब डार्क लाइट होती है, मतलब जब लाइट कम होती है, उस समय पर क्या होगा? पुपिल जो है वो आपकी वाइडन हो जाएगी, मतलब वो साइज में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ताकि मोर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर एंटर हो सके। क्या बात है? सॉरी। द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर अ लाइट इज कॉल्ड अडप्टेशन, है ना? तो इसकी इस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है बाल को? अडप्टेशन। क्या टेंडेंसी है? अपने साइज को छोटा या बड़ा कर लेना। अच्छा जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी आइस का जो कलर है वो आपके आइरिस की वजह से है, तो ये इम्पार्ट करती है हमारी आंखों को कलर। डिफरेंट कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। ओके, तो अभी तक अपन लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, कॉर्निया, आइरिस एंड पुपिल्स। आई लेंस, इसके बाद अगर आप उस ब्लैक वाले हिस्से के अंदर देखोगे, और अगर आप देख पाते हो, तो आपको दिखेगा आपके आईज के अंदर एक लेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंस, है ना? ये क्या करता है? आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि एक तरीके से ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हम लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, राइट? रेटिना, रेटिना कोई स्पॉट नहीं है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन है जहां पर हमारी इमेज बनती है। और एक चीज और बताता हूँ, इमेज हमेशा उल्टी बनती है। मसलन अगर कोई इंसान सीधा है तो आपको वो उल्टा, उसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके सीधा बनाता है ना? कितना इंटरेस्टिंग है फंक्शन, देखो। अगर कोई इंसान सीधा है तो उसके उसकी जो इमेज हमारे रेटिना पर बनेगी, पैर ऊपर सर नीचे। लेकिन हमारे ब्रेन का ये फंक्शन है कि वो फिर उस उल्टी इमेज को सीधी इमेज बनाए। अच्छा सर, इमेज बनती कहाँ पर है? रेटिना पर। हेल्दी आई के लिए रेटिना पर, लेकिन जो जिनको पास का नहीं दिखता, जिनको दूर का नहीं दिखता, उनके लिए नहीं बनती। अच्छा जी सर, हाँ जी। तो द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। अच्छा जी, तो इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। बताते हैं, रुको जरा। देखो, इसमें बालको मैंने आपको ये बताया कि जो रेटिना है वो एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर अगर लाइट टकराती है तो ये इल्यूमिनेट होने लगती है। ओके, तो ये इस टाइप की कुछ स्क्रीन होती है हमारी आईज के अंदर। देख रहे हो ना, ईश्वर ने हमको कितना कुछ दिया है। अच्छा, इस रेटिना के पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड और कोन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो लगभग रॉड की शेप की होती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो लगभग लगभग कोन की शेप की होती हैं। इनका भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाउ टू काइंड ऑफ लाइट, सॉरी, रेटिना हैज टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। कौन कौन सी? रॉड
एंड कोन्स। रॉड क्या करती है भाई? रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आईज इन डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हमें कम लाइट में देखना है तो उसमें जो एडजस्टमेंट क्रिएट होगा वो रॉड करेगी, हमें ज्यादा लाइट में देखना है तो जो एडजस्टमेंट क्रिएट होगा वो रॉड सेल्स करेंगी। क्या बात है। कोन का क्या है? कोन का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर्स, है ना। हमें कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में कोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आपने कभी कभी फील किया होगा कि जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो कलर्स को डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से कर पाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ कोन्स हैं वो जो लड़कियां होती हैं उनकी आंखों में थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज की आईज। तो यही कारण है कि लड़के लोग जो है ना वो बहुत अ, ज्यादा कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ऐसा हुआ क्यों? मतलब लड़कियों के पास ये विलक्षण प्रतिभा आई कहाँ से? इसका आंसर छुपा हुआ है हमारे प्रिमिटिव एज वाले टाइम पर। जब हम लोग आदि मानवों वाला समय जी रहे थे तो लड़के लोगों को हंटिंग के लिए जाना होता था और लड़कियों का काम होता था कि वो फल और फ्रूट्स वगैरह को चुनती थी। और जंगल में फल दिखने वाली चीज कभी कभी जहर भी हो सकते थे, है ना। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो देखने में ऐसे फल जैसे लगते हैं बट अगर हम उनको खाएंगे तो वो हमारे लिए एज अ पॉइजन काम करेंगे। तो उनमें डिस्टिंग्विश क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो गर्ल्स चूंकि इस काम को ओवर द पीरियड करती रही तो उनके अंदर एक कलर्स को, स्मेल को डिस्टिंग्विश करने की जो कैपेबिलिटी है वो बॉयज से ज्यादा क्रिएट हो गई। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है भाई? ऑप्टिक नर्व का काम होता है कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व जो होंगी हमारे बालकों, जो भी इमेज बनी है उस इमेज के जो सिग्नल हैं उसको हमारे ब्रेन पर पहुंचाएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसका जो इमेज बनने वाली है वो उल्टी बनने वाली है, तो उसको सीधा करने का जो काम होगा वो ब्रेन का होगा। एक्वस ह्यूमर मतलब ये कुछ पार्ट हैं जो कॉर्निया और लेंस के बीच का एक फ्लूइड होता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारी पूरी की पूरी आई बॉल है उसके बीच में विट्रस ह्यूमर फिल होता है। ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर अगर कोई इमेज बनती है तो वो ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी इमेज एक्चुअल में नहीं बन पाती। एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। ना तो यहाँ पर रॉड होते ना ही यहाँ पर कोन होते, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल। सो आई वॉज डिस्कसिंग कि हम कैसे एक ह्यूमन आई का डायग्राम बना सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सो लेट्स क्विकली ड्रॉ दिस। सो लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन आई डायग्राम। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। लेट्स से आप एक सेंटर लोगे और यहाँ पर मैंने कुछ 3.3 समथिंग रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये रेडियस आपके ऊपर है, आप कितना भी ले सकते हो। तो अपन ने एक सर्कल ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस, ऐसा आप देख सकते हो। आफ्टर देन अगेन रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इस केस में मैंने इसको 3.6 सेंटीमीटर का बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। एंड यू विल हैव टू ड्रॉ
अनदर सर्कल। तो काइंड ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा पार्ट रफ करेंगे जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, और यू कैन से 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड इनको कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। आफ्टर देन हमको लेंस बनाना है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस बनने वाला है। सिलियरी मसल्स और हमारी आंख की कोटिंग, रेटिना वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें ब्लाइंड स्पॉट भी दिखाना है, और अपनी आईज को कवर कर देंगे कॉर्निया से, राइट? हो गया? ओके, तो इतना इजी होता है हमारे आई का डायग्राम बनाना। अब हमको इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी नेमिंग भी करनी होगी, राइट? तो लेट्स क्विकली नेम देम। ये मसल्स है। इसके बाद अगर आप इस पार्ट की बात करोगे तो ये आपका कॉर्निया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट पार्ट इज पुपिल, आइरिस, आई लेंस, बहुत ही इजी है इसको डिटेक्ट करना। आफ्टर देन वी हैव सिलियरी मसल्स, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व जहां से हमारी इमेज की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू क्रिएट ह्यूमन आई डायग्राम, एंड उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, मैच द फंक्शन ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट टू द ह्यूमन आई। तो हमारे पास कुछ ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं, ह्यूमन के पार्ट्स नहीं है भाई, है ना, हम मर्डरर नहीं है। तो ह्यूमन के कुछ पार्ट्स हैं और उनके कुछ फंक्शंस हैं, और आपको उनको मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्यूपिल। इसका क्या टास्क है? रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। ये अपने साइज को छोटा या बड़ा करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। अगर लाइट ज्यादा है तो इसका साइज कम हो जाएगा, लाइट कम है तो इसका साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है बालकों? या डेफिनेटली, सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। स्वाहा। नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या करती है? कॉर्निया बल्जेस आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन है उसका जो मेजरली जो रिफ्रैक्शन अपन को देखने को मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट इज कोन सेल। कोन सेल का काम क्या है? कन्वे द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन, है ना। आइरिस का काम क्या है? इम्पोर्टेंट कलर टू द ह्यूमन, इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आईज। ये 2 काम करती है। नेक्स्ट इज आई लेंस, बहुत ही सिंपल है। कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विद इन द आई। इट फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इससे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके, रेटिना पर बनाता है ये। लास्ट इज रॉड सेल्स। सो रॉड सेल्स कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये क्या होता है भला? कई बार एग्जाम्स में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो, हमारी आईज जो होती है ना उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, हमारा जो लेंस है आई के अंदर उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकस लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है, एंड दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, फार अवे ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे बहुत दूर है ना, तो क्या होने वाला है? तो हमारी जो आईज है उस पर जो रेज आने वाली है वो कुछ पैरेलल आने वाली है। हमारा जो लेंस है वो उसको कन्वर्स करके रेटिना पर इमेज बनाने की कोशिश करेगा। इसमें हेल्प की जाएगी सिलियरी मसल्स की। सिलियरी मसल्स क्या करेंगी? हमारे इस लेंस को, आप देख सकते हो एरो से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए हमारे इस लेंस को हल्का सा थिकर बना देंगे। उससे क्या होगा कि व्हाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज, लेट्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, द लेंस ऑफ द आई बिकम्स फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो एक बार दोबारा से पूरा की पूरा प्रोसीजर समझते हैं। देखिए, रेज आई काफी दूर से, सिलियरी मसल्स ने हमारी हेल्प की और हमारा जो लेंस था उसकी थिकनेस को कम कर दिया, यानी कि उसको फ्लैट बना दिया। इससे क्या होगा? हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी, राइट। तो while seeing object at large infinite distance the lens of the eye becomes flat and its focal length increases। क्या बात है। now let's understand this concept। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पास में रखा हुआ है। अब क्या होगा? नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए क्या होने वाला है बालकों? देखिए, हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं इस बार वो हमारे लेंस को पहले तो क्या कर रही थी? पतला कर रही थी, है ना। इस बार वो ऐसा नहीं करेंगे, इसका उल्टा करेंगी, बल्कि इस बार अब वो उसको साइज में हल्का सा बढ़ा देंगे, मतलब उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे जिससे उसकी फोकल लेंथ को कम किया जा सके। एक बार इस प्रोसेस को दोबारा से समझते हैं। सिलियरी मसल्स ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इसके साइज को मोटा किया, और अब इसकी जो इमेज है वो रेटिना पर जाकर बनेगी।
तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाइल सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो जब लेंस पतला होगा तो फोकस लेंथ बढ़ जाएगी, जब लेंस आपका मोटा होगा तो उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को, आइस के पास ये प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। So the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ बालकों कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई पास का ऑब्जेक्ट है और वो हमको बिना किसी स्ट्रेस से, बिना किसी प्रॉब्लम के हम देखें, तो वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल फोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पर देख रहे हो या किसी टैब में देख रहे हो, तो उसको अपने आप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, इससे आपकी आंखों को सबसे कम डैमेज होगा। ओके, ये ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन आई के लिए डिस्टेंस है। अगर किसी की आई हेल्दी नहीं है तो फिर ये पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं है। ओके, उसके लिए फिर उसके जो नॉर्मल आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर किसी की आंखों में डिफेक्ट है उसके लिए नहीं। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई एट द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर, है ना। तो 25 सेंटीमीटर पर ही हमें ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से नजर। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड से ही समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन आई में जितने भी डिफेक्ट होते हैं उनको आखिर हम करेक्ट कैसे करते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आई में आने वाले डिफेक्ट, लेट्स से सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो नॉर्मल आई है आखिर वो फंक्शन कैसे करती है। तो हमारे पास कोई भी एक आई है, रेज आई, और वो रेटिना पर जाकर इमेज फॉर्म करेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये है सिंपल वे ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नॉर्मल आई के लिए मतलब अगर किसी की आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके साथ ये वाला सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन क्या हो अगर किसी की आई में डिफेक्ट है? डिफेक्ट सर, डिफेक्ट क्या होते हैं? डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। जैसे लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे काफी दूर है एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू मी, राइट। अब मेरे आईज में प्रॉब्लम है मायोपिया की, तो क्या होने वाला है? मुझे नियर ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन मुझे फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो पेशेंट को नियर ऑब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज मायोपिया। ओके, कोई एक नॉर्मल आई है, उसमें क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होगा। इमेज जो बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनने वाली है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अपने पास कोई एक नॉर्मल आई है, उसकी जो इमेज बनने वाली है रेटिना पर बनने वाली है और वो उल्टी बनने वाली है, मतलब इन्वर्टेड बनने वाली है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ह्यूमन ब्रेन इसको फिर सीधी करेगा, है ना। डिफेक्टेड आई में क्या होने वाला है? द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलेंगुएशन ऑफ द आई बॉल, मतलब जो हमारी आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तब ये वाली प्रॉब्लम हमको होने लगती है। अब देखो, जैसे लेट से आप देखिए ये हमारा नॉर्मल आई का साइज है, लेकिन अगर किसी को मायोपिया की बीमारी है तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसे करके ये जो उसका साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी आई का साइज बढ़ जाएगा। उससे क्या होने वाला है, अब जो इमेज बनने वाली है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन गई। एक बार दोबारा से देखो, इमेज जो बनने वाली है वो रेटिना पर नहीं बनी बल्कि रेटिना से थोड़ा सा पहले बन गई। तो द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट अ आई लेंस गेट कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ रेटिना। तो अगर हमारी इमेज रेटिना पर बनी ही नहीं तो अब हमको जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि जो फार ऑब्जेक्ट है वो हमको मायोपिया की बीमारी में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, करेक्शन कैसे होगा, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो पहले हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो ये पता लगाएगा कि हमको मायोपिया नाम की बीमारी है। फिर इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो हमको एक लेंस सजेस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन हमको किस लेवल की प्रॉब्लम है, मतलब हमें कितना दिखने में प्रॉब्लम आ रही है उसको डिटरमाइन करके। और जो लेंस इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। अब सर ये वाला क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कॉनकेव लेंस का टास्क क्या है, क्या करता है कॉनकेव लेंस? वेल, कॉनकेव लेंस जब रेज इसके पास आती है तो ये इसको डाइवर्स कर देता है, मतलब फैला देता है। तो अब फैली हुई रेज हमारी आईज पर पड़ती हैं और फिर हमारी आईज का जो लेंस है वो उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर पाता है, जो कि पॉइंट होता है हमारा रेटिना। डिपेंड करेगा कि हमने किस पावर का कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया है, और वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका ऑप्टिशियन।
कि किस पावर का कॉनकेव लेंस हमको लगाना है। ओके, अब नियर बाई ऑब्जेक्ट तो इसमें बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, है ना। फार पॉइंट इसमें क्लोज आ जाता है। ओके, फार पॉइंट हमारा इंफिनिटी नहीं रहता, है ना। तो द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, क्यों होता है, क्या कारण है इस डिफेक्ट के? तो दो कारण है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब आपकी आई बॉल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस, जितने कर्वेचर की हमें जरूरत थी उससे थोड़ा सा बड़ा कॉर्निया और आई लेंस का कर्वेचर हो गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ओके, मायोपिक आई में क्या होगा, देखो मायोपिक आई के लिए ये प्रॉब्लम आएगी कि इसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। ओके, करेक्ट कैसे किया जाएगा? कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया जाएगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ यस देन टाइप यस सर इन दी कमेंट बॉक्स। करेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है ना। कॉनकेव लेंस, रेज आएंगी उसको डाइवर्स करेगा, मतलब उसको फैला देगा, और ये फैली हुई रेज हमारी लेंस को मिलेंगी और फिर वो इसको कंसंट्रेट करके हमें रेटिना पर इमेज बना देगा हमारे लिए। ओके, पावर कैसी होती है इस लेंस की? नेगेटिव होती है। तो अगर आज के बाद आपको किसी को का जो चश्मा है उसकी नेगेटिव पावर देखने को मिलती है, मतलब वो बोलता है कि भाई मेरा जो चश्मे का नंबर है ना वो -1 है या -1.5 है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसको मायोपिया नाम की बीमारी है और इसे दूर की चीजें नहीं दिखती होंगी, और इसकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो आपका कॉनकेव लेंस लगा हुआ है ना। नेक्स्ट, क्या हो, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आप देख पा रहे हो इस लेंस में हमको समझ में आ रहा है कि उस इंसान को चश्मे की हेल्प से पास की चीजें नजर आ रही हैं, है ना। लेकिन चश्मे के बाहर वाली जो चीजें हैं वो उसको काफी धुंधली धुंधली दिख रही हैं, इसका मतलब उसे पास की चीजें दिख नहीं रही, है ना। पहले उसे दूर की चीजें नहीं दिख रही थी तो मायोपिया नाम की बीमारी थी, अब पास की चीजें नहीं दिख रही तो क्या होगा भाई? अगर पास की चीजें नहीं दिख रही तो मतलब अब उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी होगी। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसमें जैसे लेट्स से वी हैव सम ऑब्जेक्ट जो कि काफी दूरी पर है, काफी फार अवे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो नियर बाई हैं, और अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है तो उसे दूर की चीजें तो दिखेंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेंगी। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि जो उसका पेशेंट व्यू जो है उसमें उसे नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है वो नजर नहीं आएगा, राइट। नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई में कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर या उससे दूर, तो उससे बनने वाली जो इमेज है वो रेटिना पर बहुत ही अच्छे से बनती है, कोनो प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट लाइक मी, आप देख सकते हो, है ना। बट डिफेक्टेड आई की अगर हम बात करें तो देखो डिफेक्टेड आई का जो साइज है वो छोटा हो जाता है ना। मायोपिया में साइज बड़ा हो जाता था, हाइपरमेट्रोपिया में साइज छोटा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी नॉर्मल आई, ये डिफेक्टेड, डिचुक 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 डिचुक, तो साइज जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। अब क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना के बियॉन्ड बनेगी। ओके, तो इमेज हमारी रेटिना पर ना बनकर रेटिना से बियॉन्ड बनने लगती है, राइट। तो हमको हो जाती है प्रॉब्लम। सो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, जो हमारी आईबॉल का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट्स कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, और उसकी वजह से जो हमारी इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से थोड़ा सा बिहाइंड बनने लगती है। ओके, तो अब क्या किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए इसको? तो पहले हमने कॉनकेव लेंस लगाया था जब हमको मायोपिया नाम की बीमारी थी, अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस हमारी हेल्प करेगा हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी से बचने के लिए। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसको पता लगाने के लिए हम ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, वो हमारा टेस्ट करेगा, एंड दैट्स हाउ वी गेट कि भाई हमको इस तरीके का करेक्टिव मेजर यूज करने का है ना। फार अवे ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं या बहुत ही धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। इसमें जो नियर पॉइंट होता है हमारा वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, तो नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, नॉर्मल आई की अगर बात करें तो वो इमेज बनाएगा रेटिना पर, कोनो समस्या नहीं है। लेकिन द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द लेंस गेट्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, तो अगर किसी को हमारी बीमारी हो गई है हाइपरमेट्रोपिया की, तो उसके लिए इमेज जो बनेगी वो बनेगी रेटिना के बाहर। तो दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू आईबॉल गेट्स
फ्लैटन, मतलब आपकी जो आई बॉल है उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया या फ्लैट टाइप की कुछ हो गई है, तो उसमें उसकी वजह से होता है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीज, तो इसकी वजह से भी होता है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में देखो क्या होने वाला है, आपका जो नियर ऑब्जेक्ट है उससे रेस चलेंगी, पर चूंकि आपका आई का जो साइज है वो थोड़ा सा फ्लैटन हो चुका है, तो अब जो हमारी इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बाहर बनेगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कॉनकेव, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का यूज किया जाएगा। इससे क्या होने वाला है, देखो लेंस से रेस आई, हमने चश्मा पहना, हमने ऑलरेडी उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है, तो अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, हमारी चीजों को पहले से ही कन्वर्ज कर देगा, और इससे हमारी लेंस को, हमारी आई की लेंस को हेल्प मिलेगी, और वो हमारी जो इमेज है उसको रेटिना पर बना देगा। ओके, इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर किसी की चश्मे की जो पावर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 0.5, पॉजिटिव का 0.25 या पॉजिटिव का 2, तो इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है। इसका मतलब यह है कि उसको पास की चीजें सही से दिखाई नहीं देंगी बिना चश्मे की मदद के। ओके, तो उसे ग्लासेस पहनने होंगे। अब एक और डिफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है सर, ये जनरली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है। सर ये क्या हुआ, जनरली ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है। सर ये क्या हुआ, समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। सर ये तो बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया वाला केस हो गया ना। बिल्कुल, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। हाइपरमेट्रोपिया होता था जब हमारी आई का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा या फ्लैटन हो जाता था, उसकी वजह से होता था, लेकिन इसका रीजन अलग है ना। रिजल्ट दोनों का सेम है, रिजल्ट दोनों का ये है कि भाई हाइपरमेट्रोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिखने वाली, और प्रेस बायोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिखने वाली। बट प्रेस बायोपिया का होने का जो कारण है वो थोड़ा सा अलग है, उसको समझते हैं। ओल्ड एज की बात चल रही है, जैसे अब 40 ईयर्स, बट सच बताऊं तो अब तो ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। हम लोग लगभग लगभग डिफेक्टिव चीजें ही खा रहे हैं। डजेंट मैटर आप कितने महंगी चीजें खा रहे हैं, डजेंट मैटर, हमको केमिकल से भरी हुई चीजें खानी होती हैं, और हमको बहुत ज्यादा मोबाइल फोन लैपटॉप इसके सामने रहना होता है। तो उसकी वजह से अब ये कम एज के लोगों में भी प्रेस बायोपिया नाम की जो बीमारी है वो देखने को मिल रही है। इसमें होता क्या है, मसल्स नियर द लेंस लॉस देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। अभी याद करो हम लोगों ने पढ़ा है ना पावर ऑफ अकोमोडेशन, फर्स्ट लेक्चर ह्यूमन आई का, तो उसमें मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है, आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो हमारे आई के जो लेंस, आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती हैं। अब वो कभी तो कंप्रेस होंगी, है ना, कभी वो कंप्रेस होंगी, कभी वो एक्सपेंड होंगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है, और अब वो आई लेंस को इतना ज्यादा थिकर या थिनर नहीं कर पाती। ओके, तो वो अपनी इस एबिलिटी को लूज कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर अगर पास के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमको वो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट। इसके लिए क्या किया जाए, तो अगेन वही कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, जो कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में भी करते थे। तो करेक्शन मेजर तो दोनों का सेम है ना, इनके होने का कारण अलग अलग है। ओके, तो इससे फिर हमको क्या होगा, पास की जो चीजें हैं वो आसानी से नजर आने लगेंगी, आने लगेंगी, आने लगेंगी। नेक्स्ट इज सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया, मतलब उनको ना पास की चीजें दिख रही ना उनको दूर की चीजें दिख रही, इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो सर ये तो बड़ी समस्या हो गई, इसमें क्या करें, ना पास का नजर आ रहा है ना दूर का नजर आ रहा है। तो इसके लिए देखो हम बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे ग्लासेस में ये देखा होगा कि उसमें एक अलग से लाइन टाइप अपन को कुछ देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग दो लेंस का यूज करते हैं, एक लेंस ऊपर है एक लेंस नीचे है। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो अपर पार्ट है, वो कॉनकेव होता है। और कॉनकेव लेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, मायोपिया की जो बीमारी होती है उसके लिए। अच्छा देखो, ये हम लोगों की आदत है, जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हम अपनी निगाह ऊंची कर लेते हैं, जब पास की चीजें देखते हैं तो इसे पास में देखते हैं। तो पास की चीजों को अच्छे से देख पाए उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ ग्लास में नीचे की तरफ, दूर की चीजों को अच्छे से देख पाए उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज हुआ, और ये जो हमारा चश्मा है उसके ऊपर के हिस्से पर लगेगा, ओके, अपर पार्ट में लगेगा। लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो इस बीमारी को रिजॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कई कई लोग दो चश्मे भी रखते हैं, पास की चीजों को देखना होगा तो अलग चश्मा यूज करेंगे, दूर की चीजों को देखना होगा तो अलग चश्मा यूज करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये दोनों फीचर्स उनके पास होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये वाला चश्मा यूज करो।
डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो पहले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। तो अगर किसी आदमी को मायोपिया है तो आ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे पास की चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसे दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। नेक्स्ट, अगर किसी को मायोपिया है तो उसका जो कारण है वो क्या है कि दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, मतलब आपकी आईबॉल का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जबकि अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, आपकी जो आईबॉल है वो थोड़ी सी फ्लैटन हो गई है, ओके, छोटी हो गई है। नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब मायोपिया में क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। वाइल अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं तो द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगी वो जो हमारी रेटिना है उसके बाद में जाकर कहीं बनेगी, ओके। द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मायोपिया नाम की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, वाइल हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आखिर ये क्या बला है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें देखो क्या होगा, लाइट जिस मीडियम में जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आप देख सकते हो यहां पर एक टॉर्च मैंने ली और जब मैंने उसको ऑन किया तो उससे डिफरेंट रेज निकली, राइट। नाउ लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। अब ये जो रेज हैं जब ये एयर में जाएगी, मतलब जब ये मीडियम चेंज करेगी तो इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो होगा, है ना, क्योंकि लाइट यहां पर मीडियम चेंज कर रही है। तो फर्स्ट केस में तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ओके। सेकंड केस में ये बैंड हुई विथ सम एंगल, ओके। तो इसमें हमें पार्शियल रिफ्लेक्शन देखने को मिला, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। लेट्स से जो हमारा इंटरनल एंगल है जिसे हम एंगल आई बोलते हैं, है ना, इंसिडेंट एंगल, वो 30 डिग्री है। और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, वो आपका 50 डिग्री है। सेकेंड केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ गया, 35 डिग्री हो गया। और जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इस बार 70 डिग्री। थर्ड केस में 40 डिग्री। एंड देन आप देख सकते हो कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हो गया है इस बार 90 डिग्री, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं 40 डिग्री के एंगल की बात करूं, ये 40 डिग्री का एंगल आखिर है क्या, इसको समझते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, इज 90 डिग्री। मतलब कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। जैसे इस केस में ये वैल्यू है 40 डिग्री। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, हेंस 40 डिग्री इज अवर क्रिटिकल एंगल, ओके। क्या होगा अगर हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल अगर लेते हैं, लेट्स से 45 डिग्री, तो इस केस में अब हमको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा, मतलब लाइट जो है अब वो मीडियम चेंज नहीं करेगी बल्कि वो वाटर से वाटर में ही वापस आ जाएगी, ओके। तो यहां पर हमको जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा मिलेगा क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल बना दिया। जब लाइट सेम मीडियम में वापस आ गई, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो नहीं हुआ, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, यहां पर आपको ये जो रेड कलर की लाइट की बीम दिख रही है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई भी लाइट, मतलब लाइट का थोड़ा सा भी पार्ट मीडियम चेंज नहीं कर रहा, वाटर से एयर में नहीं जा रहा, राइट। रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। नाउ यू वुड से सर ये तो ठीक है, थोड़े से और प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाओ ना इसके। तो देखते हैं मिराज इन डेजर्ट। तो आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हमारे रेतीली जगह होती है जहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रहती है वहां पर मिराज देखने को मिलता है। मिराज मतलब एक तरीके से मान लो धोखा, है ना। उसका मतलब क्या वो समझते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स के मिलने से बना है ना, उसमें जो एयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन है। अब होता क्या है, गर्मियों के दिनों में जो ऊपर वाली लेयर है एयर की वो तो डेंसर हो जाती है और जो नीचे वाली लेयर है वो रेयरर हो जाती है। उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है कि जब लाइट की रेस किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ती है, जैसे कि इस केस में वो पार्टिकल है आपका कोई एक पेड़, तो जब लाइट की रेस किसी पेड़ से पड़ी तो अब उसमें क्या होगा,
रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। पर चूंकि हमारी एयर की जो डेंसिटी है वो हर एक लेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये अलग अलग पाथ पर बैंड होती जाएगी। नॉर्मल के साथ क्या होता जाएगा, बैंड होता जाएगा, इस तरह से कुछ है ना। और ये बैंड होने के बाद हमारे ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचेगी। अब हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि हमें लाइट जिस पाथ पर मिलती है हम उसी पर एक उसका पाथ ट्रेस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर होगा। जैसे इस केस में अगर आप इस पाथ को ट्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आपको लगेगा कि आपका जो पार्टिकल है वो इस जगह पर है। मतलब इस केस में ये जो ट्री है ये इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि आपको ट्री की काइंड ऑफ शैडो देखने को मिल रही है, तो आपको ऐसा आभास होगा कि यहाँ पर वाटर है, बट इन रियलिटी वाटर है नहीं। ओके, सो इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज बीइंग सीन टू अस। ओके, एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा जो गर्मी वाली जगह होती है और वहां पर काफी खुला अगर एरिया होता है, तो हमें कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वाटर है ना। तो उसको भी समझते हैं। द वाटर दैट यू कैन सी इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिराज। तो ये जो वाटर है ये रियलिटी में वहां पर है नहीं, इट ओनली फील्स अस, राइट। तो ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है, तो ये जो आसमान है जो लगभग स्काई ब्लू कलर का है, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर वाटर है, बट ऑब्वियसली वहां वाटर है नहीं। ओके, नेक्स्ट। कभी कभी हाईवे पर भी हमको ये फिनोमिना देखने को मिलता है, स्पेशली इन समर सीजन। हैव यू सीन वाटर ऑन हाईवे ऑन रोड इन समर सीजन ऑन अ हॉट आफ्टरनून? होता है, बिल्कुल होता है, मुझे मैंने तो कई बार देखा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है। फॉर मिराज टू अकर देयर हैज टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मिराज होता है वो क्या। ओके, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो देखो व्हाइट लाइट के बहुत सारे फिनोमिना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने अभी समझाया। लाइट एक फिनोमिना और शो करती है, वो है डिस्पर्जन, है ना। ये डिस्पर्जन क्या होता है भला, समझते हैं इसको। न्यूटन्स ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक व्हाइट कलर का प्रिज्म लिया और व्हाइट कलर के प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, और वो व्हाइट लाइट जो थी वो 7 कलर में डिवाइड हो गई। लेकिन हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से एक व्हाइट लाइट है इस तरह से। अभी आप इसको ऐसे समझो जैसे कि आपके पास कोई एक व्हील है। हमारे टाइम पर ऐसे सीडी आ रही थी, सीडी और डीवीडी प्लेयर। तो लेट्स से ये आपके पास है एंड इट हैज 7 कलर्स। ओके, तो ऑल द 7 कलर्स यू हैव। अब आप क्या करते हो, आप इसको बहुत तेज तेज रोटेट करते हो। ओके, सो वंस यू रोटेट दिस यू कैन चेक एट योर ओन। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा ना, तो ये व्हाइट कलर की आपको कैसेट या डिस्क दिखने लगेगी। ओके, एक बार दोबारा से समझते हैं। हमने अभी इसको रोका हुआ है, अभी मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बालकों, यस, व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि व्हाइट कलर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ओके, या फिर आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप इन सभी कलर्स का इक्वल इक्वल अमाउंट लो और इनको आपस में मिक्स करो, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 कलर्स आपस में मिक्स होकर व्हाइट कलर बना दिए। ओके, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होगा, व्हाइट कलर की लाइट हमारी एक प्रिज्म से टकराई और फिर इसमें ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। देखो कितना खूबसूरत एनिमेशन है ना। 7 कलर्स में इस तरह से डिवाइड हो गई। ये सर 7 कलर होते क्या हैं, ये 7 कलर होते हैं बेटा विवग्योर। हाँ सर, ये क्या हुआ विवग्योर, बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। कौन बताएगा, ब्रजवासी आप बताओगे? हाँ सर, मुंह पे आवे, मैं बता दूंगा। मैं बताइए सर। वी फॉर वायोलेट मतलब बैगनी कलर, आई फॉर इंडिगो, अच्छा जी, लगभग लगभग ब्लूइश कलर। बी फॉर ब्लू, ओके, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर ऑब्वियसली येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो इस तरीके का पैटर्न जो है वो अपन को देखने को मिलता है। विव क्योर, वी नीचे उल्टा लिखना है। ओके, so sorry. So that's how we get this pattern, and this phenomena when white light is gets divided into 7 colors or gets dissipated into 7 colors is known as dispersion of white light. Bolo swaha. The phenomena of splitting of white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion. अब आप लोगों के मन में आएगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिन कलर से एक्चुअल में व्हाइट लाइट मिलकर बनी है। तो जो आपको व्हाइट लाइट नजर आती है वो उसके एक्चुअल में 7 कलर्स हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं। ओके, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है इट इज एक्चुअली नोन एज स्पेक्ट्रम। ओके, द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो डिस्पर्जन का फिनोमिना है ये आखिर अकर क्यों होता है। सो द रीजन इज दैट कि जितने भी कलर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ के डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट की स्पीड है वो भी अलग अलग हो जाती है। नाउ वन चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट इज वेवलेंथ। ओके, अब देखिए कायदे से तो व्हाइट लाइट को बिना डेविएट हुए सीधे जाना चाहिए था,
जस्ट लाइक दिस, बट ऐसा हो तो नहीं रहा, ये कुछ डेविएट हो रही है, तो इस एंगल को बोला जाता है डेविएशन, डेविएटेड एंगल। तो ये जो एंगल है ये डेविएट हुआ, इसको डेविएशन एंगल भी बोल सकते हैं। ओके, अगर आप इसको देखो तो रेड कलर में ये वैल्यू सबसे कम है ना, जबकि अगर रेड कलर में ये वैल्यू सबसे कम है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब इन सभी कलर्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, रेड कलर की होगी। जबकि वॉयलेट कलर में ये डेविएशन सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी। और यही कारण है कि हम जो डेंजर का सिग्नल है वो रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो भाई, हमारे पास दो प्रिज्म है और वन इज अपसाइड डाउन, मतलब एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है, एक प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है। व्हाट इफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म, तो ऑब्वियसली सी बात है कि डिस्पर्जन का फिनोमिना होगा और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। बट जो हमारा दूसरा प्रिज्म है वो तो उल्टा रखा हुआ है, तो वो इसका रिवर्स करेगा, मतलब अब वो इन 7 कलर्स को कंबाइन करेगा एंड या वेरी गुड, और वो बना देगा व्हाइट कलर की लाइट। तो ये समझ में आ रहा है ना बालकों? सर जी थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। देखिए जी, एक रेड कलर की लाइट होगी, एक वॉयलेट कलर की लाइट होगी। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा, वॉयलेट कलर का डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, बल्कि अगर मैं कहूँ 7 कलर्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होगा। अब ये इस तरीके से आई। अब दूसरा प्रिज्म चूंकि उल्टा रखा हुआ है तो वो इसको कंबाइन करेगा और व्हाइट कलर की लाइट वापस चली जाएगी। सो लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, सो दैट्स द फिनोमिना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख देना स्वाहा। अच्छा जी, क्या हो अगर मेरे पास एक ग्लास का स्लैब हो, तो ग्लास का स्लैब इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। जैसे कि आप लोगों को देखो इस एनिमेशन में समझ में आ रहा होगा, ये एक्चुअल में दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इसमें हमें कोई भी डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट डिस्पर्जन करेगा, दूसरा वाला पार्ट डिस्पर्जन को खत्म करेगा। ओके, सो दैट्स वाई हमको इसमें कोई भी डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड प्रिज्म, हेंस देयर इज नो डिस्पर्जन इन अ ग्लास स्लैब। ओके, है ना, आप देख सकते हो इसमें ये इस तरह से आ, हाँ हाँ, ये एनिमेशन। ओके, रेनबो, ये मुझे बहुत पसंद है ना। अब तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमको बहुत ही फ्रीक्वेंटली रेनबो देखने को नहीं मिलते। अभी जो लॉकडाउन का समय आया था उस टाइम पर देखने को मिला था, बस एक यही अच्छी चीज हुई थी पूरे लॉकडाउन में। तो इस रेनबो के बनने का रीजन क्या है? बहुत ही खूबसूरत होता है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, बट बनता क्यों है ना, लेट्स अंडरस्टैंड इट। वेरी ब्यूटीफुल, एक आर्क की तरह होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जनरली बारिश के मौसम में ऐसा होता है ना। आप लोग अपना फेवरेट सीजन बता सकते हो, जो भी आपका हो, मेरा तो रेनी सीजन है। A rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight। तो इसके पीछे का कारण भी क्या है? डिस्पर्जन ही है। डिस्पर्जन कैसे होता है? सनलाइट की वजह से होता है। लेकिन सर आसमान में तो प्रिज्म ही नहीं होते, तो फिर सनलाइट कैसे डिस्पर्जन शो करती है? बाई रेन ड्रॉप इन द एटमोस्फेयर। रेन की मतलब बारिश की कुछ बूंदें जो होती हैं वो हवा में रह जाती हैं। कैसे रह जाती हैं? उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो हमारे एटमोस्फेयर में जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो रह जाती हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो जो रेन ड्रॉप वहां पर अटक जाती हैं, उन रेन ड्रॉप से जब लाइट पास होती है तो वो डिस्पर्जन का फिनोमेना शो करती है। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे लेट से हमको रेनबो फॉर्मेशन को समझना है। अभी बारिश हो रही है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे झिझि झिझि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। नाउ मौसम थोड़ा सा साफ हो गया, बारिश खत्म। अब कुछ रेन ड्रॉप एज आई सेड हवा में रह गई, एटमोस्फेयर में रह गई। तो रेन ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। तो ये जो छोटे 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 प्रिज्म की तरीके से काम करेगी, इसको भी समझते हैं। ये हमारा सुंदर सा सन है, सन से आई आपकी व्हाइट लाइट, ये भाई अब डिवाइड हो जाएगी 7 कलर्स में। इसमें दो फिनोमिना काम करेंगे, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, ठीक है। कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट का डिस्पर्जन होगा, राइट। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। एक बार दोबारा से समझो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना काम किया। और जब हमने इसको देखा कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हमको ये 7 कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में देखने को मिलते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट डू यू आर, अब above the world so high like a diamond in the sky। ये पोइम तो हम सब लोगों ने बचपन में सुनी होती है ना, बट डू यू नो व्हाई एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल? मतलब ऐसा उनमें क्या स्पेशल है ना कि वो ट्विंकलिंग करते हैं, उनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है? क्यों, क्या कारण है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। देखो वैसे तो कहने के लिए स्टार्स बहुत बड़े हैं, बहुत से स्टार्स तो ऐसे हैं जो हमारे सन से कई टाइम्स बड़े हैं, बट ये हमसे इतनी दूरी पर हैं, इतनी दूरी पर हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली अपन को क्या लगते हैं?
पॉइंट स्टार जैसे लगते हैं, बहुत छोटे छोटे लगने लगते हैं। अब उससे क्या फायदा होता है? अच्छा, पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये एक लाइट ईयर क्या होता है, इसका यूज होगा। लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस कवर करे। अप्रोक्सीमेटली लाइट जो है वो 3 × 10⁸ की डिस्टेंस कवर करती है। अ, अगर मैं इसको एग्जैक्टली बताऊं तो ये 299,792.46 किलोमीटर पर आ रहा है। बट रफली हम इसको बोलते हैं 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। इतनी डिस्टेंस एक सेकंड में, तो एक साल में कितनी कवर करेगी? उसी डिस्टेंस को बोला जाता है लाइट ईयर। ये डिस्टेंस रफली 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होती है। एक माइल्स लगभग लगभग 1.6 किलोमीटर का रहता है। इतनी डिस्टेंस लाइट एक साल में कवर करती है, और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। नाउ, अब होता क्या है बालकों, कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है। मतलब जो हमारी, सॉरी, हमारी अर्थ नहीं, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मिलने से बना है। अब होता यह है कि जो अर्थ की क्लोज वाली लेयर है वो तो डेंसर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये लेयर कम डेंस होती जाएगी, या हम बोले रेयरर होती जाएगी। अच्छा जी सर, इससे क्या होता है? तो जो सन से चलने वाली, सॉरी, जो स्टार से चलने वाली लाइट है वो इस तरह से बैंड होती जाएगी, और बैंड होते 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 हमारी आंखों तक आएगी। तो सर इससे क्या है, इससे क्या होगा? अरे बताते हैं, बताते हैं। सो एज आई सेड कि हमारी एक टेंडेंसी है कि जो रेज हमारे पास जैसे आई, हम वहां से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करते हैं, और हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर होगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। तो हमने इसको इस तरह से ट्रेस किया, और जब आप ट्रेस करोगे तो आपको स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखेगा, बल्कि आपको लगेगा कि हमारा स्टार्स तो भाई इस जगह पर है। देख रहे हो आप? तो आज आप जब नाइट स्काई को देखोगे और आप उसमें बहुत सारे स्टार्स को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो अपीयर हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। ओके, कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, और इसके साथ साथ हमें लगेगा कि वो स्टार्स अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इस तरह से स्टार्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये आप लोग नाइट स्काई में देख सकते हो। आप किसी भी एक स्टार पर फोकस करना और देखना, तो उसकी पोजीशन जो है वो लिटिल बिट आपको डेविएट होती हुई नजर आएगी, है ना, इस तरह से। टन 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 टन। अच्छा जी, तो स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिनसे जिनके अंदर खुद की चमक होती है, एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। हमें पता है ये वाली बात। दे अपीयर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो ये लगभग लगभग पॉइंट सोर्स जैसे अपन को नजर आते हैं। अब होता क्या है? द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स कीप्स चेंजिंग a bit, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का फुल्का। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग ऑफ एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब देखो होता क्या है, जो एयर है वो फिक्स नहीं होती, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है ना। तो एयर, जो हमारी एटमोस्फेरिक एयर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, एयर डेंसिटी में चेंज होता रहता है, टेम्परेचर में चेंज होता रहता है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें जो हमारी स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलता है। ओके, because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and brightness of the stars keep changing continuously, and the stars appear to be twinkling. तो हमको कैसा लगता है कि हमारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा हो रही है। ओके सर, तो फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भाई स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर? तो इसको समझते हैं। द लेयर विच इज क्लोजर टू द अर्थ इज डेंसर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। जो अर्थ की सरफेस से दूर होगी वो रेयरर होगी। द लेयर विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ इज रेयरर। प्लैनेट इज नियरर टू द अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स, है ना। तो प्लैनेट जो है वो स्टार्स के कंपैरिजन में तो काफी पास है ना। अब होता क्या है, सो प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। तो आप प्लैनेट को ऐसा मान सकते हो कि ये बहुत छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट सोर्स के मिलने से बना है। अब उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा बालकों कि जब बहुत सारे पॉइंट सोर्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और एवरेज रिफ्लेक्शन जो है वो जीरो मिलेगा। इसीलिए हमें प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार्स। दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है। Because of changes in atmospheric refraction index, atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes. देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके से ऊपर से निकल गया होगा, है ना भाई बालकों, है ना बालकों। तो समझाते हैं। देखो इसमें क्या रहता है,
कि जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। मतलब जैसे अगर आप मान लो ये कुछ 20 या 30 पॉइंट सोर्स से मिलके बनी है, तो किसी की ब्राइटनेस एक पर्टिकुलर टाइम पर कम हुई, किसी की ब्राइटनेस बढ़ गई, तो दोनों का जो रिजल्टेंट मिला वो न्यूट्रल। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यही सीन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होती रहता है, किसी का घट गया किसी का बढ़ गया, तो रिजल्टेंट न्यूट्रल। The average position and total average brightness remain unchanged and planet do not appear to twinkle। तो planets जो है वो अपन को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। एग्जाम में क्या लिखोगे कि planets जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट सोर्स के मिलने से बना है। वो सभी पॉइंट सोर्स जो है उनसे निकलने वाली जो ब्राइटनेस है और उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, एंड दैट्स वाई हमें कोई भी प्लैनेट्स ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता है। ओके, और क्या आप लोग जानते हो कि हम नेकेड आई से, मतलब हम किसी टेलीस्कोप की हेल्प के बिना कितने प्लैनेट देख सकते हैं? क्या आप जानते हो इस बात को? हम लोगों को टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है प्लैनेट देखने के लिए। ऐसे कितने प्लैनेट हम देख सकते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और आप लोग खुद से देखना उन प्लैनेट को, तभी तो आपका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे मेरा हुआ है ना। साइंस को एंजॉय करना है, सिर्फ मार्क्स नहीं लाने, है ना। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज। अब आप लोगों को पता है, जब आपको लगता है ना कि अरे सूरज निकल आया, तब नहीं निकलता, उसके 2 मिनट बाद निकलता है। अरे सर, ये तो फालतू की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐस, होता है ऐसा। ठीक है, तो हमें एडवांस सनराइज दिखता है, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। द सन अपीयर टू राइज 2 मिनट अर्लियर। हमको 2 मिनट पहले ही सन दिख जाता है, जबकि सन 2 मिनट बाद उस पोजीशन पर होगा। धोखा हो गया सर हमारे साथ। हाँ जी, धोखा हो जाता है। कैसे धोखा होता है इसको भी समझते हैं। जैसे लेट्स से ये आपका सुंदर प्लानिट है, आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली होगे अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो। अब इस अर्थ के चारों ओर हमारा एक एटमॉस्फेयर है। ओके, नाउ आप यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में उठकर योगा करने वाले हो। योगा डे कब होता है ना? कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये आपका हॉराइजन है ना। इस हॉराइजन पर अभी सन आया नहीं है। ओके, लेकिन सन से निकलने वाली रेस तो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, और वो आपकी आंखों तक भी पहुंच गई। कैसे? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करके। एक बार दोबारा से देख लो, इस तरह से, है ना, बैंड होते 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 हमारी आंखों तक पहुंच गई। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारी आंखों तक कोई भी रेज आती है तो हम क्या करते हैं, उसका एक पाथ ट्रेस करते हैं। और जब हमने एक पाथ ट्रेस किया तो हमें अपीयर होगा कि सन इस पोजीशन पर है। ओके, बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं। सो कितना, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना। जब हम साइंस को ऐसे ऐसे सीखते हैं तो कितना मजा आता है। अगर आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। डिलेड सनसेट। अब जब आपको लगता है कि सूरज डूब गया, सूरज डूबा है यारो, हाँ, तो वो तब नहीं डूबता, उसके 2 मिनट बाद डूबता है। अरे सर जी, ये क्या हुआ? द सन अपीयर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट। 2 मिनट्स लेट। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? अगेन अर्थ है, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आप हो, आपको मॉर्निंग, अब आप इवनिंग का टाइम है ना। अब आप लोग लेट से स्कूल से वापस आ रहे हो या अपनी कोचिंग से वापस आ रहे हो, और वापस आने के बाद आप लव इन सर क्लासेस की वीडियो देख रहे हो। तो सेटिंग सन, मतलब सन की पोजीशन है, वो अपने पास ऐसे जू 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 इस तरह से पहुंचा। हमने उसको ट्रेस किया और अपेरेंट सन हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो द सन अपीयर टू सेट 2 मिनट्स लेट। तो सन सेट हो चुका है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद जाके ऐसा लगेगा कि सन सेट हुआ है। तो एक बार दोबारा से, सन अपीयर होता है तो वो अपीयर होगा, उससे 2 मिनट पहले हमें ऐसा लगता है कि सन अपीयर हो गया। और जब सनसेट की मैं बात करूं तो सनसेट हो चुका है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद जाके मुझे पता चलेगा कि अब सनसेट हुआ है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। एंड व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर, और उस एटमोस्फेयर की वजह से हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो लाइट कितने फिनोमिना शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। ओके, तो ये क्या भला है, भला समझते हैं। जैसे लेट से आपके पास कोई एक स्मूथ सरफेस है, लाइट की रेज इंसिडेंट हुई,
और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, जिस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में वो है I1 I2 I3। इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो प्लेन है। और सेम एंगल बनाते हुए ये रेज जो है वो वापस डिचुक डिचुक डिचुक, है ना। तो इस तरीके से आपकी रेज जो है वो वापस चली गई। नो प्रॉब्लम एट ऑल, होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सो R1, R2 एंड R3 आर ऑल्सो इक्वल। नाउ दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट क्या हो अगर आपकी सरफेस जो है वो रेगुलर ना हो, है ना। जैसे कि आप इसको देखिए, यहाँ पर हमारी जो सरफेस है वो इरेगुलर है। लाइट की रेज इंसिडेंट हुई, कुछ एंगल बनाएंगे नॉर्मल के साथ, जैसे कि I1 I2 I3। बट बाय दिस डायग्राम इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि ये जो रेज बनाने, ये जो एंगल है वो तो सेम नहीं है ना। I1 I2 I3 की वैल्यू तो इक्वल नहीं है। और सेम एंगल मतलब जितना I1 होगा उतना ही एंगल R1 होगा, और वो R1 एंगल बनाते हुए वापस I2 R2 इक्वल I3 R3 इक्वल। तो इस तरह से ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा बालकों कि यहाँ पर I1 I2 I3 और R1 R2 R3 आपस में इक्वल नहीं है, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये इक्वल थे, है ना। ना इरेगुलर सरफेस, अब भाई हमारी जो अर्थ है उसकी जो बाउंड्री है, या आप समझ सकते हो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो तो इरेगुलर मैनर का है। तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, वो कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा जी, तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा बालकों कि स्कैटरिंग का इफेक्ट आएगा। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सन से जितनी भी लाइट रेज हमारे पास तक आती हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करेगा, कुछ पार्ट को अब्सॉर्ब करेगा, ओके, और बाद में उसको री एमिट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो देखो भाई क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है। तो ये है वेवलेंथ। वायोलेट की अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ छोटी होती है, इंडिगो की थोड़ी बड़ी, ब्लू की और, ग्रीन की और ज्यादा, येलो की और ज्यादा, ऑरेंज की और ज्यादा, एंड रेड की सबसे ज्यादा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किस कलर की है, रेड कलर की है। अगर मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो जो वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम की। एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से अगर मैं रेड कलर की वेवलेंथ की बात करूं तो ये होती है 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन दी रेड लाइट। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम वो उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट शो करेगी। तो एज पर दिस एनिमेशन इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, तो उसमें जो स्कैटरिंग इफेक्ट देखा जाएगा वो सबसे ज्यादा देखा जाएगा। तो लगभग लगभग 16 टाइम्स ज्यादा होता है वायलेट लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू रेड लाइट। अब थोड़ा सा समझते हैं, अगर हमारे पास कोई स्मॉलर पार्टिकल है और उससे व्हाइट लाइट टकराती है, काफी स्मॉलर है, तो वो लगभग लगभग ब्लू, इंडिगो इस कलर में स्कैटर्ड होती है। अगर पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, जैसे धूल के पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसकी बात चल रही है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो अगर पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं तो जो लाइट्स स्कैटर्ड होगी वो होगी आपकी रेड या ऑरेंज। ओके, अगर आपके पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा है तो फिर व्हाइट कलर की लाइट ही जो है वो स्कैटर्ड होती है। डिस्टेंस के ऊपर भी स्कैटरिंग इफेक्ट जो है वो फर्क डालता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारा जो स्काई है उसका कलर कितना अलग अलग रहता है। देखो जब दिन होता है, मतलब जब जब सूरज निकल रहा होता है तो व्हाइट कलर का होता है, रात के समय ब्लैक कलर का होता है, और जब सनसेट और सनराइज का समय होता है तो लगभग लगभग रेडिश कलर का हो जाता है। तो वाई वाई अवर अवर लाइक स्काई चेंजिंग कलर्स, है ना। क्या रीजन है इसका कि स्काई के जो कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो समझते हैं। लेट्स से कि अभी हम दिन की बात करते हैं ना, दोपहर की बात करते हैं, आफ्टरनून की बात करते हैं। तो रेस ट्रेवल्स लीस्ट डिस्टेंस, क्योंकि सन हमारे काफी क्लोज रहता है तो रेस को जो ट्रेवल करना होता है वो काफी कम करना होता है, और इसकी वजह से हमें मिनिमम स्कैटरिंग देखने को मिलती है। अगर मिनिमम स्कैटरिंग है तो जो कलर हमें देखने को मिलेगा वो कलर होगा व्हाइट। ओके, दैट्स द रीजन कि एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून हमको हमारा जो स्काई का कलर है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अब बात करते हैं जब सन ने हमसे थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा ली,
है ना। तो अब रेस को जो ट्रेवल करना होगा वो थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, स्कैटरिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जब स्कैटरिंग बढ़ जाएगी तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, स्काई ब्लू। ओके। तो कई बार हमको हमारे एटमॉस्फेयर का जो कलर है वो स्काई ब्लू दिखाई देता है, हमारे आसमान का कलर स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो होपफुली आपको रीजन अब समझ में आ रहा होगा। अब पोजीशन चेंज हुई सन और अर्थ के बीच की। इस बार रेस को ट्रेवल करना पड़ा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस बार उन्हें काफी लंबी डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी। और मैक्सिमम स्कैटरिंग होने की वजह से जो हमें कलर दिखाई देगा वो दिखाई देगा रेड या ऑरेंज। एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को दोबारा से समझते हैं। देखो, जब मिनिमम डिस्टेंस, तो रेज ने सबसे कम ट्रेवल किया, मिनिमम स्कैटरिंग हुई, व्हाइट कलर दिखाई दिया। जब रेज थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, थोड़ी ज्यादा स्कैटरिंग हुई, कलर जो दिखाई दिया वो स्काई ब्लू। जब रेज ने और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो जो कलर हमको दिखाई देगा दैट इज रेड और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन। ओके। कलर ऑफ स्काई इन स्पेस। अच्छा सर, क्या हो कि अगर मैं स्पेसशिप ले लूं, है ना, और मैं सर अपने एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके चला जाऊं, है ना। अब तो एलोन मस्क वगैरह ना ऐसे टूरिस्ट वीजा भी देने लगे हैं, तो अब हम लोग स्पेस की ट्रेवल कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो किडनी बेच सकते हो आप। ओके। अब क्या हो कि मैं स्पेस से इस फिनोमिना को देखूं। स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो कोई भी स्कैटरिंग भी नहीं होने वाली, तो कोई भी कलर दिखाई नहीं देने वाला। इसीलिए हमें स्पेस में जाने के बाद केवल एक ही कलर दिखाई देता है, जो कि है ब्लैक। ओके। अच्छा, अब सन से रेज आई हमारी अर्थ पर भी और हमारे मून पर भी। अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है सर, मून के पास तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होने वाला है, चूंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है तो कलर चेंजेस वगैरह होगा। अगर हम अर्थ पर खड़े होकर अपने आसमान को देखेंगे तो हमको वो स्काई ब्लू दिखाई दे सकता है, व्हाइट दिखाई दे सकता है, रेड दिखाई दे सकता है। बट हमारे सिंपल मून पर, चंदा मामा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, और उसकी वजह से वहां पर हमको केवल और केवल ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो फ्यूचर में जब हम लोग मून पर रहने लगेंगे, तो हमें मून पर रहने में बस एक छोटी सी समस्या आएगी कि जब भी हम आसमान को देखेंगे हमें अंधेरा ही दिखाई देगा, तो हमें लगेगा रात हो रखी है, रात हो रखी है, रात हो रखी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है भला? देखो, टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जब लाइट स्कैटरिंग शो करे बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। सर मैं थोड़ा समझा नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जब लाइट हमारी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो वो एक फिनोमिना शो करती है, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टिंडल, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इस इफेक्ट का नाम रखा हुआ है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स से हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट जो है वो एमिट होने वाली है। लेट्स से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये जो लाइट है ये किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास हुई, इसको हमने एक कार्डबोर्ड से गुजारा, जिस कार्डबोर्ड में एक होल है। उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को कन्वर्ज करेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हमने एक स्क्रीन का नाम दे रखा है। तो इस स्क्रीन पर हमारी जो लाइट है वो कन्वर्ज होकर अपन को मिलने वाली है। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट सोर्स से लाइट चली और कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी, और स्क्रीन पर हमको एक व्हाइट कलर की लाइट दिखाई देगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है दिखाई देनी चाहिए, बिकॉज पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है वो व्हाइट कलर की है। एक बार दोबारा से इस फिनोमिना को समझते हैं। तो इस तरह से कुछ होने वाला है। नाउ अब हमने क्या किया, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम थायोसल्फाइड का सॉल्यूशन हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, और हमने इसको कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब अगर आप देखोगे तो जो लाइट है इस बार जब हमको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि स्क्रीन पर रेड कलर की लाइट या रेडिश कलर की लाइट है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो लगभग ब्लूइश कलर का हमको दिखाई देगा। एक बार दोबारा से समझते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से। नाउ
नाउ ऐसा क्यों हुआ? ओके तो इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। देखिए वायोलेट इंडिगो ब्लू ये कलर्स जो हैं ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, दैट्स वाई जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमें ब्लूइश दिखाई देता है। तो वायोलेट इंडिगो ब्लू गेट्स स्कैटर्ड मोस्ट, हेंस सॉल्यूशन टर्न ब्लूइश। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो 3 कलर होते हैं ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट, orange and red are scattered least, hence reddish orange spot is observed on the screen। तो इसमें होता क्या है कि ऑरेंज और रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर्ड होते हैं, यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के समय पर हमें हमारे आसमान का जो कलर है वो रेडिश दिखाई देता है, और यही कारण है कि हमें इस केस में भी जो स्क्रीन है उस पर जो कलर दिखाई दे रहा है वो रेडिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो देखो बालकों इसमें मैंने क्या सिखाया कि स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, बट बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हो रही है, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मेनली मायोपिक और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो आई डिफेक्ट है उससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मतलब कोई एक इंसान है जिसको मायोपिया नाम की बीमारी है और उसके लिए जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर का हो गया है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो होपफुली आप लोग ये तो आंसर बता सकते हो कि मायोपिक आई के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी बताना है कि उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमको कितनी रखनी है, राइट। तो केवल इतना नहीं बताना कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, ये भी बताना है इस बार कि उसकी फोकल लेंथ कितनी रखनी है। ओके सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से हमारे पास कोई एक आई है और ये एक मायोपिक आई है, तो ऑब्वियसली इसमें जो आई बॉल का साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जब रेज इसके पास आएंगी तो वो रेटिना से पहले ही मिल चुकी होंगी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो इसका फार पॉइंट है वो हो गया 80 सेंटीमीटर। आप एक चीज हमेशा याद रखना बालकों कि इसमें जो भी डेटा आपको गिवन होगा, जैसे मायोपिक आई की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर 80 सेंटीमीटर गिवन है या और कुछ गिवन है तो वो आप हमेशा वी की वैल्यू लेकर चलोगे। तो वी की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी बालकों? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यू की वैल्यू इस केस में आप हमेशा कितनी लेकर चलोगे? इन्फिनिटी लेकर चलोगे। मायोपिया के केस में ऐसा करना होता है। ओके क्यों करना होता है? क्योंकि हम इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। मायोपिक में यही तो प्रॉब्लम होती है कि हमें इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, तो हम इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो यू की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे? इन्फिनिटी। और फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, एफ की वैल्यू अपन को निकालनी है। सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। यू की वैल्यू इन्फिनिटी है, वी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, माइनस का 80 सेंटीमीटर। होपफुली साइन कन्वेंशन आप लोगों ने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। नाउ एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जल्दी से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। ओके तो फॉर्मूला हमारे आंखों के सामने है, पी का फॉर्मूला भी हम सब लोग जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जल्दी से वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू माइनस का 80 और यू की वैल्यू है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, रट लेना। फोकल लेंथ अपन को कैलकुलेट करनी है, तो ये कुछ हो जाएगी ऐसे ऐसे, माइनस का 80 सेंटीमीटर, है ना। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। अब देखो बालकों, अगर मैं फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर चाहता हूं, माइनस का 80 सेंटीमीटर, तो मुझे पावर कितनी रखनी होगी? P इजिकल टू 1/f, और F को हमको हमेशा मीटर में लेना होता है, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.8 आया, और ये पावर कुछ निकल कर आती है माइनस का 1.25 डायोप्टर। तो अब आप लोग बन चुके हो ऑप्टिशियन, अब आप लोग समझ चुके हो कि इस केस में हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर हो माइनस का 1.25 डायोप्टर, है ना। तो फाइनली हम लोग समझ चुके हैं कि इसके लिए हमको एक कॉनकेव लेंस लेना होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मायोपिक आई को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा जो लेंस होना चाहिए वो होना चाहिए कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस में पावर कितनी होनी चाहिए? माइनस का 1.25 इन दिस केस। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर और इसका डायोप्टर है 1.25, बोलो स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। ओके तो इस बार क्या हो रहा है बालकों? मायोपिक आई है, सेम सिनेरियो है, फार पॉइंट है 2 मीटर का, मतलब उसे 2 मीटर पर हम वी की वैल्यू लेकर चलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन स्पेक्टिकल्स वुड बी नीडेड टू
कॉनकेव लेंस ही चाहिए। टू इंक्रीज द फार पॉइंट टू इन्फिनिटी, हम चाहते हैं कि उसका जो फार पॉइंट है वो इंक्रीज होकर इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो यू की वैल्यू इन्फिनिटी। ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो फोकल लेंथ निकालनी है, पावर निकालनी है, यू की वैल्यू जो है वो हम इन्फिनिटी लेकर चलने वाले हैं क्योंकि मायोपिक आई की बात चल रही है, और वी की वैल्यू जो है वो हमको 2 मीटर गिवन है, तो कर देते हैं ना, है ना। तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं बालकों। तो ये है हमारी नॉर्मल आई, ये है हमारी मायोपिक आई। टन 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 टन। तो जो रेज हैं वो पहले ही मीट कर चुकी हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। v की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, -2 मीटर। u की वैल्यू कितनी लोगे, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का है, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो। u हो गया, v हो गया, और ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी हो गया। तो जल्दी से v की जगह -2, u की जगह इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू तो 0 हो गई, तो 1/f की वैल्यू 1/-2, और फोकल लेंथ इज -2 मीटर। मतलब इस केस में हमको जो फोकल लेंथ लेनी होगी वो होगी -2 मीटर, कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, एंड पावर हो जाएगी 1/f, और दूसरे शब्दों में बोले तो -0.5 डायोप्टर। तो हमारे पास एक मायोपिक आई है जिसमें आई बॉल का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, हमने इसमें एक कॉनकेव लेंस का यूज किया, कॉनकेव लेंस ने रेस को स्प्रेड किया, और फोकल लेंथ होनी चाहिए 2 मीटर, पावर होनी चाहिए -0.5 डायोप्टर, और इस तरह से इमेज रेटिना पर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब मायोपिक वाला सीन नहीं है बालकों, अब क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई। सर ये कैसे होगा, रुको जरा बताते हैं, सबर करो। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, व्हाट इज द नेचर, नेचर तो समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, पावर भी हमको बतानी है, और नियर पॉइंट जो है वो नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट है 1 मीटर, तो ये इस बार हमारे लिए वी की वैल्यू होगी, जो गिवन है वो वी की वैल्यू, चाहे वो मायोपिक आई हो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिक आई हो, तो हुआ है ना। तो किसी के आईज में डिफेक्ट है, उसको हाइपरमेट्रोपिक आई है, मतलब उसका जो आई बॉल का साइज होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर इतना है तो ऐसे डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अब रेज जो है वो मीट ही नहीं करेगी रेटिना पर। v की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको v की वैल्यू मानो। मायोपिक आई है अगर, तो उसके लिए u की वैल्यू इन्फिनिटी, और अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसके लिए u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। u और v दोनों ही वैल्यू को यहाँ पर हमें नेगेटिव लेना होता है, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाना होता है लेंस वाला। चलो गिवन इन्फॉर्मेशन, u की वैल्यू इतना, v की वैल्यू -1 लेकर चलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। होपफुली आप सब लोग जानते हो घोड़ों का और गधों का कंपैरिजन नहीं किया जाता, राइट, तो सभी चीजें सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब ये है हमारे पास फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, तो v की वैल्यू और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये तो कोई गधा भी बता सकता है कि v की वैल्यू इतनी है, u की वैल्यू इतनी है, अपन को सॉल्व करने का है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जब आप इसको हल्का सा सॉल्व करोगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी 100/3, यानी कि 33.3 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें ऐसे, मतलब मुझे एक ऐसे लेंस का यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए प्लस का 33.3, एंड होपफुली आप इस बात को जानते हो कि ऐसा कॉनकेव लेंस तो करने से रहा। तो हमें कौन सा लेंस लेना होगा, कॉन्वेक्स लेंस, जिससे हमें एक पॉजिटिव फोकल लेंथ मिले। नाउ फोकल लेंथ अगर पता चल गई तो पावर निकालते हैं, पर हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 0.33, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर में तो 0 बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 100/3। 100 का 33 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रफली आपको मिलेगा 3। तो हमें एक ऐसे लेंस का यूज करना होगा जिसकी पावर होगी बालकों +3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, बट उससे पहले एक बार आंसर देख सको, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, ये है हमारे पास एक सुंदर सी आंख, लेकिन इसमें है हाइपरमेट्रोपिक की बीमारी, मतलब कि इसको पास की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती होंगी। हमने लेंस यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ने हमारी जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, और हमारी जो रेज हैं वो रेटिना पर जाकर मीट करने लगेंगे। कैसी फोकल लेंथ चाहिए, 33.3 सेंटीमीटर। कितनी पावर का लेंस चाहिए, प्लस का 3 डायोप्टर। ओके नेक्स्ट, ओके तो इसको हम पढ़ेंगे अपने पंडित वाली टोन में। एन आई हैज अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 0.75 मीटर
What sort of lens in spectacles would be needed to reduce the near point distance to 0.25 meter? Also, calculate the power of lens required. Is this eye long shifted or long sighted or short sighted? मतलब फालतू की चीज है ना, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक आई का लेंस, मतलब एक आई लेंस है जिसका नियर पॉइंट डिस्टेंस हो गई है 0.75 मीटर, बट होनी चाहिए थी 0.25 मीटर। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो अब वो बदलकर 0.75 मीटर हो गई है। नाउ इसका मतलब हमारी जो आई है उसका साइज कम हो गया होगा, और आई का साइज कम होना हाइपरमेट्रोपिया की निशानी है। अगर आप लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ रेज आई, रेज जो है वो रेटिना पर मीट नहीं करी, रेटिना के बाहर मीट करी, हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है। वी की वैल्यू, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जो गिवन है वो वी है, तो वी की वैल्यू यहाँ पर 0.75 मीटर है, और यू की वैल्यू जो होगी वो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम हमेशा माइनस का 0.25 मीटर ही लेकर चलते हैं। फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, यू की वी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कई बार कर चुके हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे, फॉर्मूला हमको पता है कौन सा यूज होने वाला है, बार बार यही हो रहा है। तो जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। तो जल्दी से हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अच्छा, अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरा तो सबसे अच्छा सजेशन है, वीडियो को करो पॉज, खुद से करो सॉल्व, फिर देखो क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका गलत है, मतलब मेरा नहीं हो सकता, है ना। तो मैच करो और आपका आंसर भी ठीक आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरे वाले स्टेप्स को चेक करो और उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया हमने यहाँ पर गलती की थी। ओके, नाउ आपके पास फोकल लेंथ जो आने वाला है वो हो गया प्लस में 37.5, मतलब हमें एक ऐसा लेंस यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस अपन को यूज करना होगा। इसके बाद बारी आती है कि उसकी पावर कितनी होगी, तो हमारे पास फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में, जो कि इस केस में हमारे पास सेंटीमीटर में है। कोनो बात नहीं है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे सर? 100 से डिवाइड लगा देंगे। अच्छा जी, डिवाइड लगाओ तो सर ये हो जाएगा 0.375। अच्छा जी, तो सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, और सर जब 1000 का 375 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 2.67। वैसे 6666 चलता रहेगा ऐसे, 2.66666666, बट हमें कोई मतलब नहीं है, हम लिखेंगे 2.67। आपका मन है 2.66 लिखना, लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इतने डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करने का है। एक बार और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आइस होनी चाहिए थी ऐसी, पर हो गई ऐसी, छोटी हो गई बेचारी, हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी हो गई ना सर हमको। अच्छा जी, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया और इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो है 2.67। आज की क्लास के बाद आप एक पक्का ऑप्टिशियन बन के जाओगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा तो मुझे ट्रिकी सा लग रहा है। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर दिस, ओके, माइनस में पावर है 5.5 डायोप्टर, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, दूर की विजन की बात चल रही है शायद। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर प्लस का। अच्छा देखो, ये हम जानते हैं कि अगर हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जिसकी पावर नेगेटिव होती है। अगर हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। तो एक इंसान है, इस बेचारे को ना दूर की चीजें दिखाई देती मतलब ये धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। तो इसे ना दूर की चीजें दिखाई देती, ना इसे पास की चीजें दिखाई देती। ओके, हंसना नहीं चाहिए किसी की बीमारी पर। राधे राधे। तो हमको ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, मतलब दूर की चीजें उसको दिखाई देने लगे, उसके लिए हम कितनी फोकल लेंथ का लेंस यूज करें, और उसे पास की चीजें दिखाई देने लगे उसके लिए भी हम किस फोकल लेंथ का लेंस यूज करें। तो जल्दी से बता देते हैं। तो पावर पहले वाले की कुछ इतनी गिवन है, दूसरे वाले की कुछ इतनी गिवन है, और फोकल लेंथ हमको दोनों का निकालने का है, बोलो तो दोनों का निकालने का है। अब क्या करेंगे, देखो भाई, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। P फॉर डिस्टेंट विजन, मतलब दूर की चीजों को देखना है ना। तो दूर की चीजों को देखने के लिए हमने P1 इज इक्वल टू 1/f1 किया। यहाँ से F1 की वैल्यू हो गई 1/P1। P1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि है कुछ इतनी। जब आप हल्का सा सॉल्व करोगे ना तो F1 की वैल्यू हो जाएगी कुछ इतना। 10 से मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, वैसे आप चाहो तो पॉइंट हटाओ तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, बाकी आप चाहो तो 10 से डिवाइड कर दो और 10 से
मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा, आप अगर ऐसे बोलो कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर ऐसा कुछ जुगाड़ हो जाए कि 5.5 में 10 से बस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसे छित्तड़ पड़ेंगे, छित्तड़, है ना। क्योंकि मैथ्स अलाउ नहीं करेगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब ऐसा करने से कुछ इतना हो जाएगा और ये वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी, तो हमें दूर की चीजें दिखने लगे, उसके लिए हमें इतने फोकल लेंथ का मिरर, सॉरी फोकल लेंथ का लेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ नियर विजन मतलब हमें पास की चीजें भी देखनी है। तो पास की चीजों के लिए अगेन वही P2 इज इक्वल टू दिस, F2 की वैल्यू कुछ इतना हो जाएगी। और हमें P2 कितना गिवन था बाल को, हमें P2 गिवन था कुछ प्लस का 1.5। इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं, तो 10 से अगेन मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऐसा करने से कुछ इतना हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा। तो अगर हमें पास की चीजें देखनी है तो हमें एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करना होगा अपने चश्मे में जिसकी फोकल लेंथ इतनी होनी चाहिए। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थम्स अप, है ना। थम्स अप का मतलब वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक ही नहीं करते। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, है इतनी मेहनत कर रहा हूं, रो के दिखा दूंगा अभी। नेक्स्ट, अ पर्सन विद मायोपिक आई। ओके, अ पर्सन विद मायोपिक आई मतलब दूर का नहीं दिखता। कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से ज्यादा का नहीं देख पाता, ठीक है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, तो इसमें इस्तेमाल होता है कॉनकेव लेंस, हमें पहले से पता है। यूज होना है टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन, ठीक है। तो चेक करने का है अपन को। मायोपिक आई है, यू की वैल्यू मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, इन्फिनिटी लेकर चलोगे। वी की वैल्यू अपन को माइनस का, वैसे 1.2 मीटर दी है बट हमें माइनस का ही लेके चलना होगा। एफ की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, मतलब पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट एफ की वैल्यू के बिना पी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो जल्दी से हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कुछ हो जाएगी इतनी, और यहाँ से पावर आ गई बालकों कुछ इतनी। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास इतनी आई। 1/f एक्चुअल में पावर होती है, तो पावर हमारे पास फाइनली कुछ इतना आ गई। अच्छा, इसमें ना एक जगह पर छोटी सी ऐसे गड़बड़ हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टड़न टड़न, ये वाला जो साइन है, ये यहाँ माइनस नहीं आएगा, ओके। तो इसको आप इग्नोर करो, ये थोड़ा सा ऐसे एनिमेशन एरर है। तो इस तरह से हमारे पास जो पावर आएगी वो आएगी माइनस का 0.83 डायोप्टर। तो टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन अ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर दिस शुड बी यूज्ड। ओके, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, अगेन एक मायोपिक पर्सन है, वो बेचारा 150 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट हो चुका है इन फ्रंट ऑफ द आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, पावर ऑफ द रिक्वायर्ड। हलवा क्वेश्चन है। देखो भाई, u की वैल्यू, v की वैल्यू इसमें माइनस का 150 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे, मीटर में चेंज कर दिया है। और u की वैल्यू इन्फिनिटी लेकर चलेंगे, हम सबको पहले से पता है मायोपिक के केस में ऐसा ही होता है। पावर निकालनी है तो ये 1/f वाला फॉर्मूला यूज किया, 1/b माइनस 1/u, 1000 बार यही कर रहे हैं, है ना। तो वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास f की वैल्यू आई बालकों, वो कुछ इतनी आ गई। मतलब हमारी जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो कुछ इतनी, और जो हमारी पावर होनी चाहिए वो 1/f होती है, तो इस केस में वो आ गई माइनस का 0.67 डायोप्टर। सर मेरे को आता तो है, सबन ने आता है ये चीज, है ना, ये बहुत ही हलवा वाली बातें हैं। तो फोकल लेंथ तो कछु इतनी ही निकल आई, और डायोप्टर में पावर निकल आई। बोलो स्वाहा, बोलो राधे राधे। सो दैट्स इट। बिलीव मी गाइज, अगर आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो, आपका एक भी क्वेश्चन ह्यूमन आई का इससे बाहर बोर्ड में नहीं आने वाला है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, इससे बाहर आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है। मैंने अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से इस चैप्टर को डिजाइन किया है। मुझे कई सालों का अनुभव है, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है। उसके बेसिस पर मैंने ये पूरा चैप्टर डिजाइन किया है। होपफुली ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेक्टिव वे में मैंने प्रेजेंट किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।